जय हिंद। जैसा कि हम वीडियो टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज की सीरीज़ में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आज का प्रैक्टिस सेट 7। 6 प्रैक्टिस सेट और 2018 के 4, एक 2015 का और एक 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। असमर्थ को संसारी लोग सहायता नहीं देते, यानी कि जिस व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं होता, जो निर्बल होता है, असमर्थ होता है, उसको इस संसार के लोग सहायता नहीं करते। इसके लिए एक उपयुक्त लोकोक्ति का चयन करना है। उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी? तो उपयुक्त लोकोक्ति होगी बछिया के ताऊ। नहीं भाई, बछिया के ताऊ तो बहुत भोला व्यक्ति होता है, जो अपने हित और अनहित से अनभिज्ञ होता है, यानी जिसे अपने अच्छे बुरे की भी पहचान नहीं होती। बालू की भीत, ये तो अस्थाई है, यानी कि बालू की भीत का क्या वजूद, वो तो कभी भी या सारहीन वस्तु या अस्थाई वस्तु भी हम कह सकते हैं। निर्बल के बलराम, बिल्कुल, जो निर्बल है उसको सहायता कौन देता है? उसको सहायता केवल और केवल राम, यानी कि संसारी लोग नहीं बल्कि अन्य लोक के कौन? भगवान राम क्या देते हैं? सहायता देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड। एक लोकोक्ति इसको भी देख लेते हैं, यथा नाम तथा गुण, यानी कि नाम के अनुसार ही आचरण करना। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? नाम के अनुसार ही आचरण करना। तो चलिए आज के दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं, और आज का दूसरा प्रश्न है 99 के फेर में लोकोक्ति का अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना। भाई जबरदस्ती गले पड़ना तो होता है मान न मान मैं तेरा मेहमान। बहुत चालाक होना, नहीं भाई, बहुत चालाक होना भी नहीं होता। 99 का फेर, फिर 99 का फेर क्या होता है? 99 का फेर संदेह का अनुभव, ये तो कहते हैं भाई दाल में कुछ तो काला है। और लोभ में पड़ना, बिल्कुल, लोभ में पड़ना ही क्या होता है? 99 का फेर। और जैसे हम कहते हैं ना उसकी पेट में दाढ़ी है, तो पेट में दाढ़ी का मतलब ये होता है बहुत चालाक व्यक्ति। लेकिन हमसे क्या पूछा? 99 का फेर, तो इसका अर्थ होगा लोभ में पड़ना। यानी अगर आपको मान लीजिए 99 रुपए, तो अब आपको लालच हो जाएगा किस बात का? कि बस कहीं से भी 1 रुपया मिल जाए और मेरे पूरे 100 हो जाए। तो 99 के फेर में पड़ने का अर्थ क्या होता है? लोभ में पड़ना, लालच में आ जाना। चलिए तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं, और आज का तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न है तिया पांचा करना। याद रखना 3 5 नहीं है, शब्द क्या है? शब्द है तिया पांचा करना। तो तिया पांचा करना क्या होता है? तय करना, निपटाना। बिल्कुल, तिया पांचा करना का अर्थ होता है निपटा देना या एकदम डिसाइड कर लेना, फिक्स। हुज्जत करना, या हम कहते हैं इधर उधर की बातें करना, वो होता है 3 5 करना। और तितर बितर हो जाता है 3 का 13 होना। और प्रभाव पड़ना तो होता ही है किसी का भी, जैसे कहते हैं हम झंडे गाड़ देना, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? प्रभाव पड़ना। जबकि तितर बितर के लिए क्या होता है? तितर बितर के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं 3 13 हो जाना। 3 5 करना होता है इधर उधर की बातें करना या हुज्जत होना। और प्रभाव पड़ना, झंडे गाड़ना या तूती बोलना। हम 2 तरीके के मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो तिया पांचा, 3 5 नहीं, तिया पांचा का मतलब होता है डिसाइड कर लेना या फिर निपटारा कर देना। तो चलिए आज के तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं, और आज का तीसरा प्रश्न क्या कहता है? कि तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी पंक्ति के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, अज्ञे या धर्मवीर भारती। तो भाई शमशेर बहादुर की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। मुक्तिबोध, बिल्कुल हमारा आंसर है मुक्तिबोध। तोड़ने ही होंगे गठ और मठ और गढ़ हमें। और अज्ञे की एक पंक्ति जो एग्जाम में आती है, हालांकि अज्ञे की बहुत सारी इंपोर्टेंट पंक्तियां अक्सर एग्जाम में आती हैं, लेकिन एक व्यंग उन्होंने लिखा कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, फिर तुम्हें शहर में बसना कहाँ से आया,
या डसना विष कहाँ से आया। इन्होंने व्यंग किया है शहरी जीवन के लोगों पर कि जो दिखावे के लिए बस सभ्य हो जाते हैं, लेकिन अंदर उनके उतनी मानवता, उतनी संवेदनाएं नहीं है जितनी आंचलिक क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। धर्मवीर भारती भी की भी ये पंक्ति नहीं है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, ये भी एक पंक्ति, और पंक्ति क्या है, पंक्ति क्या कहती है कि मिलन का मत नाम लो मैं बिरह में चिर हूं। पंक्ति के रचनाकार हैं निराला जी, बिल्कुल नहीं। जयशंकर प्रसाद, ये भी नहीं है। महादेवी वर्मा, बिल्कुल। हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर है महादेवी वर्मा। सुमित्रा नंदन पंत भी नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर पंक्तियों की बात की जाए तो उनकी सबसे ज़्यादा पंक्तियां आती हैं राम की शक्ति पूजा से। इसमें सबसे फेमस पंक्ति जो अक्सर एग्जाम में आती है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, और कह आदि शक्ति हुई राम के बदन में लीन। और जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां भी कामायनी से भी आती हैं। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, कामायनी की पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति और एग्जाम में आती है कि ले चल नाविक ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। सुमित्रा नंदन पंत की अगर पंक्ति की बात करूं तो सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति, क्योंकि प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, इन्होंने प्रकृति को बहुत उत्कृष्ट शब्दों में व्याख्यात किया है, चित्रित किया है। तो बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन पंक्ति और सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां अक्सर एग्जाम में थी। लेकिन मिलन का मत नाम ले मैं बिरह में चिर हूं पंक्ति किसकी है, महादेवी वर्मा की। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे। अब्र, भाई उर्दू में अब्र नाम से रचनाएं की गई, लेकिन भारतेंदु जी ने अब्र नाम नहीं रखा। फिर किसने रखा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जिनका उपनाम हिंदी में था, उर्दू में उन्होंने अब्र नाम से लिखी। रसा, बिल्कुल रसा नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा, और कलाधर नाम से जयशंकर प्रसाद लिखते थे। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला आज का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज मौसम अच्छी नहीं है, भाई मौसम पुल्लिंग है तो आज मौसम अच्छा नहीं है। सीमा 5 बहन है, भाई जब 5 हैं तो बहुवचन है, और बहुवचन है तो क्या हो जाएंगी, बहनें। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, भाई सौजन्यता शब्द अशुद्ध होता है, शुद्ध शब्द होता है सौजन्य। तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, आपका सौजन्य बना रहेगा। राम ने राक्षसों को मारा, भाई बिल्कुल मारा, और वाक्य भी हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 कि राम ने राक्षसों को मारा। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि तुम्हारे भाई के पास बैठो। वाक्य में अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी। तो बच्चे आपको खुद देखना पड़ेगा कि तुम्हारे भाई के पास मत बैठो, तुम अपने भाई के पास बैठो। यानी अशुद्धि कहाँ है, तुम्हारे शब्द में अशुद्धि है। और तुम्हारे या अपने कैसा शब्द है, तुम्हारे और अपने वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आया है, अर्थात सर्वनाम संबंधी हमारी अशुद्धि इसके अंतर्गत इस वाक्य में है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यानी कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है कि 4 ऑप्शन है। छत्र छाया, बिल्कुल सही लिखा है बच्चे, क्योंकि छत्र और छाया में जैसे ही हम संधि करेंगे तो त्रा में से निकलेगा आ, और इधर है छा। तो जब भी किसी स्वर की संधि छ वर्ण से होती है तो उनके मध्य में आधा च आ जाता है, और न तो छत्र में यानी न तो प्लस से पहले वाले वर्ण में न प्लस के बाद वाले वर्ण में कोई परिवर्तन होता है, बल्कि मध्य में आधा च आ जाता है। तो बिल्कुल सही लिखा है छत्र छाया। अगले ऑप्शंस को देख लेते हैं। शताब्दी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि शताब्दी होता है यानी आएगी हमारी बड़ी की मात्रा, और त्रिनयनी कभी नहीं होता।
नयन को, या जब भी हम स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे होते हैं तो नयनी नहीं नयना शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें क्या नहीं होगा, इसमें ई की मात्रा की बजाय शब्द क्या होगा, आ का मात्रा होगी, त्रिनयना। और उज्ज्वल तो गलत है ही, क्योंकि उज्ज्वल में ज्वल शब्द में क्या लगा हुआ है, उत उपसर्ग लगा हुआ है। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, हमारा शब्द बनेगा उज्ज्वल, क्योंकि ता की संधि जैसे ही जा से हुई तो ता किसमें परिवर्तित हो गया, ता हमारा परिवर्तित हो गया जा में। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और आज का अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है हमारा वाक्यांश। और वाक्यांश क्या कहता है, तो वाक्यांश कहता है कि जो खुले हाथ से दान करता हो उसे क्या कहते हैं, दानी। भाई दानी तो जो दान करता है, लेकिन पूछा है कैसे, खुले हाथ से। मुकुल, मुकुल आधा खिला हुआ फूल होता है। मुक्त हस्त, बिल्कुल जो फ्री हैंडली मुक्त हाथों से दान कर दे, दान करने से पहले एक बार भी ना सोचे कि वो क्या कर रहा है, वही क्या होता है, वही होता है खुले हाथ से दान करने वाला या मुक्त हस्त। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि वैयाकरण के लिए उपयुक्त वाक्यांश का प्रयोग कीजिए। जो विष्णु के उपासक हैं, भाई जो विष्णु के उपासक हैं उन्हें कहा जाता है वैष्णव। क्या कहा जाता है, वैष्णव। जो शक्ति के उपासक हैं उन्हें कहा जाता है शाक्त। जो व्याकरण जानने वाला है बिल्कुल वही होता है वैयाकरण। और जो शिव के उपासक हैं उन्हें कहा जाता है शैव। विष्णु के उपासक वैष्णव, शक्ति के उपासक शाक्त, और शिव के उपासक होते हैं शैव। लेकिन यहां पूछा है कि वैयाकरण किसे कहते हैं, तो जो व्याकरण को जानता है, व्याकरण को रचता है, व्याकरण को गढ़ता है, उसे कहते हैं वैयाकरण। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और आज का अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। आज्ञावाचक बिल्कुल है, संदेहवाचक ये भी है, विधानवाचक ये भी है। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सभी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि टोपी वाला बाबू कहाँ गया। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। अब पहले बात कर लेते हैं सरल वाक्य क्या होता है। तो बच्चे जब भी किसी वाक्य में एक कर्ता के साथ एक क्रिया प्रयुक्त हो उसे हम सरल वाक्य कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। और अगर सरल शब्दों में समझना हो तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी वाक्य में अगर आप कैसे भी प्रयास करें, अगर आप उसके दो स्वतंत्र वाक्य या एक आश्रित और एक प्रधान वाक्य बनाते तो वो कभी भी सरल वाक्य नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी वाक्य में दो कर्ता होंगे, जैसे मैंने कहा राम और श्याम आगरा गए, तो मैं दो वाक्य में बदल दूंगी कि राम आगरा जाता है या राम आगरा गया और श्याम आगरा गया। लेकिन अगर मैंने एक कर्ता के साथ में दो क्रियाएं भी प्रयुक्त कर दी और मैंने कहा राम आगरा गया ताजमहल देखने, तो मैं इस वाक्य को ऐसे भी कह सकती हूँ कि राम आगरा गया या राम ने ताजमहल देखा। तो हमारा जो सरल वाक्य है वो क्या है कि जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया प्रयुक्त हुई हो, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। फिर मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जहां एक वाक्य पढ़ने के बाद में या एक वाक्य बोलने के बाद में, एक वाक्य सुनने के बाद में हमें दूसरे वाक्य को सुनने की आकांक्षा जागृत हो जाए, वो होता है मिश्र वाक्य। या अन्य शब्दों में कहें तो जहां पर एक वाक्य या एक प्रधान वाक्य पर एक से अधिक वाक्य आश्रित वाक्य डिपेंडेंट हो जाए, निर्भर हो जाए, आश्रित हो जाए, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। तो चलिए अपने वाक्य पर आ जाते हैं। और हमारा वाक्य क्या है कि टोपी वाला बाबू कहाँ गया। देखते हैं क्या कहता है, टोपी और बाबू कहाँ गया। बिल्कुल नहीं भैया, तो वाक्य ही अशुद्ध है। टोपी पहनने वाला बाबू कहाँ गया, तो बात तो वही है कि टोपी वाला बाबू या टोपी पहनने वाला बाबू। जो टोपी पहनता था वो कहाँ गया, जिसने टोपी पहन रखी है वह कहाँ गया। तो देखो जो टोपी पहनता था वह कहाँ गया, ये भी एक, जैसे हमने कहा ना
तो हमें दूसरे वाक्य की आकांक्षा है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम व्याकरण पर भेद करें, क्योंकि बारीक सा अंतर है, तो भाई अभी पहने हुए है टोपी, तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य होगा टोपी, जिसने टोपी पहन रखी है वह कहाँ गया। यानी बात हम प्रेजेंट टाइम की कर रहे हैं, वर्तमान की कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा जो उत्तर होगा वो सही होगा ऑप्शन 4, विकल्प डी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं, और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि निम्न में से अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है, या वे क्रिया जो कर्म को प्रभावित नहीं करती उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो मैंने कहा चलना, तो मान लीजिए मैं कहूं कि मैं 2 किलोमीटर चली या वह 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर ना तो रास्ते पर प्रभाव पड़ा ना किलोमीटर पर प्रभाव पड़ा किस पर? चलने वाले पर। तो चलना ही क्या है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। सॉरी, पहला ऑप्शन है, बाय मिस्टेक गलती होगी, चलाना ऑप्शन है। तो चलाना मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कहा मशीन चलाना, तो यहां पर मुझे कर्म की आवश्यकता पड़ गई, लेकिन जो चलना यानी व्याख्या सही था, बस विकल्प पढ़ने में थोड़ी सी अशुद्धि थी। तो ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा चलना। चलना अकर्मक है, चलाना सकर्मक है, चलवाना प्रेरणार्थक है, और चलाकर, जैसे मान लीजिए मैंने एक वाक्य बना लिया कि वह मशीन चलाकर सो गया, तो चलाकर यानी पहले जो उसने चलने वाली क्रिया थी पहले कर दी, तो चलाकर हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया, चलवाना हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया, और चलाना हो जाएगी सकर्मक क्रिया। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है अकर्मक क्रिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चलना। तो चलिए चलते हैं कहाँ? अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि आवृत्ति वाचक संख्या विशेषण निम्न में से है। तो आवृत्ति वाचक क्या होता है? जहां संख्या का भी बोध हो और संख्या को आवृत्ति फ्रीक्वेंसी या बारंबारता में बढ़ाया जा रहा हो। जैसे एक है और उसी के लगभग दूसरा है, यानी 2 गुना है, 3 गुना है, उसे कहते हैं आवृत्ति वाचक। तो ऑप्शन देख लेते हैं 5। भाई 5 है गणनावाचक, और गणनावाचक में भी है पूर्णांक गणनावाचक। 5 है समुदायवाचक, या इसको कह सकते हैं संग्रहवाचक, और 5वां है क्रमवाचक, और 5 गुना है आवृत्तिवाचक। या एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि मैंने कहा था पांचों या तो संग्रहवाचक है या समुदायवाचक है। ये भी ऑप्शन पर निर्भर करता है कि कब हम पांचों को संग्रहवाचक करेंगे और कब हम इसको समुदायवाचक करेंगे, क्योंकि लगभग दोनों ही जगह पर ये आने की संभावना होती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा संधि विच्छेद पूछा है। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि श्रेयस्कर का संधि विच्छेद होगा। श्रेय धन स्कर नहीं भाई, श्रेय धन स्कर तो नहीं होगा, श्रेय धन कर भी नहीं होगा, श्रेय धन कर। बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी, विकल्प थर्ड हमारा बिल्कुल सही है, श्रेय धन कर। जैसे हम नमस्कार करते हैं, यानी जब भी विसर्ग से पूर्व आ होता है और बाद में का आता है, तो परिवर्तन जो होता है वो तद्भव किस में हो जाता है? तद्भव सा में होता है। जैसे हम कह सकते हैं पुरस्कार तिरस्कार अपवाद में भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे पुरस्कार और तिरस्कार है, ठीक उसी तरीके से परिवर्तन हमारा श्रेयस्कर में भी हुआ है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं, और आज का अगला प्रश्न भी है हमारा संधि से रिलेटेड, संधि से संबंधित। और संधि से संबंधित प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से यड़ संधि का उदाहरण है सम्मुख, नद्युर्जा, संकल्प, स्वार्थ। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आधा अक्षर देखकर आप यड़ संधि पकड़ेंगे तो 3 में है, सम्मुख में भी है, संकल्प में भी है, स्वार्थ में भी है, लेकिन यड़ संधि इन तीनों में से किसी में भी नहीं है। फिर यड़ संधि किस में है? नद्युर्जा में। कैसे? तो देख लेते हैं अभी। सम धन मुख क्या हो गया? सम्मुख। कौन सी संधि हुई? किसी व्यंजन का मेल व्यंजन से हुआ, तो कौन सी संधि हो गई? संधि हो गई हमारी व्यंजन संधि। सम धन कल्प बिल्कुल इसी तरीके से मिला। कैसे? सम धन
कल्प। अंतर क्या था? अंतर ये था कि यदि माँ की संधि माँ से होती तो कोई परिवर्तन नहीं होता, और यदि माँ की संधि का से लेके ज्ञा तक किसी भी वर्ण से हो जाए, स्वर केवल माँ को छोड़ करके, तो अनुस्वार में माँ बदल जाता है। और ये है हमारी दीर्घ संधि, क्योंकि क्या हो जाएगा? स्व धन अर्थ, क्या बनेगा? स्वार्थ। लेकिन नद्यूर्जा कैसे होगा? तो नद्यूर्जा होगा हमारा नदी धन ऊर्जा, नदी धन ऊर्जा। नदी में से जैसे ही हमने ई निकाली, बड़ी ई हमारी बदल गई किसमें? या में। और ई या में बदली, और यहाँ पे क्या बच गया? आधा दा। तो बच्चे आधा दा और या मिलके ध्या तो बन जाता है ना, जैसे हमने विद्यालय लिखा था, तो क्या हो गया? और उस आधे ध्या पर लग गया ऊ की मात्रा, तो शब्द क्या बना? नद्यूर्जा। तो हमारी संधि, यड़ संधि का उदाहरण कौन सा है? नद्यूर्जा। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं, और आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि भूर्धव का संधि विच्छेद होगा। भूधन ऊर्ध्व, तो भाई ऊर्ध्व में बनता है बड़ा ऊ, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। अगले ऑप्शन में बड़ा ऊ है लेकिन भा है आधा, तो ये भी गलत है। तीसरे ऑप्शन में भा पर भी बड़ी ऊ की मात्रा है, यानी वो भी शुद्ध है, और ऊर्ध्व में भी बड़ी ऊ की मात्रा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? विकल्प सी। इसमें भा पर छोटे ऊ की मात्रा है, ये इसीलिए अशुद्ध है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि दीर्घ संधि के भेद होते हैं। बाय मिस्टेक यहाँ पे दीर्घ लिखा हुआ है, यहाँ पर दीर्घ संधि की जगह पर लिखी है स्वर संधि। क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्वर संधि। तो भाई आपको बताने हैं स्वर संधि के भेद। तो बताओ भाई स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3। भाई 3 तो संधि के भेद होते हैं, 4 तो होते ही नहीं है, 5 बिल्कुल। स्वर संधि के भेद होते हैं 5। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। और आमतौर पर हम स्वर शब्द को हटा देते हैं तो हम क्या बोल रहे होते हैं? हम बोल रहे होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है क्या? क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि निम्न में से तदित प्रत्यय नहीं है। तो तदित प्रत्यय क्या होते हैं? तदित प्रत्यय होते हैं वे प्रत्यय जो शब्द में या संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं। तो दर्दनाक, दर्द संज्ञा भाव है, तो ये तो हमारा तदित प्रत्यय है। हाथ में लगा औड़ा तो बना हथौड़ा, हाथ भी संज्ञा है। चलन, चल में लगा अन प्रत्यय यानी धातु में लगा अन प्रत्यय तो बन गया कृत प्रत्यय, और शत्रु में लगा ता तो बना शत्रुता। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, विकल्प थर्ड, कि चलन में कृत प्रत्यय है, तदित प्रत्यय नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि निम्न में से तत्सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नापसंद, तो भाई नापसंद तो हमारा विदेशी उपसर्ग है, और विदेशी उपसर्ग में भी उर्दू उपसर्ग के अंतर्गत आता है, जिन्हें हम अरबी फारसी उपसर्ग भी कहते हैं। निराकरण, भाई बिल्कुल हमारा आंसर है निराकरण, क्योंकि क्या? निर उपसर्ग लगा है किसमें? आकरण में। और अगर देखा जाए तो मूल रूप से है क्र धातु, क्र में लगा अन प्रत्यय तो बना करण, और करण में लगा आ तो बना आकरण, और आ में लगा निर तो बना निराकरण। अध खिला में तदभव उपसर्ग है, क्योंकि खिला में लगा है अध, और अध का अर्थ होता है आधा। और बेईमान में भी हमारा उर्दू उपसर्ग है, जिसे हम अरबी फारसी उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए आज के अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। आज का अगला प्रश्न है 22, और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि उपसर्ग प्रत्यय होते हैं वाक्यांश। अरे भाई बिल्कुल नहीं होते, वाक्यांश तो बड़े होते हैं। शब्दांश, बिल्कुल उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। न वाक्यांश हैं, न वाक्य हैं, न शब्द हैं, बल्कि क्या हैं भाई? ये तो शब्दांश हैं, शब्द के अंश हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि हलदर का निम्न में से अर्थ नहीं है। कृष्ण, बिल्कुल
कृष्ण तो भाई हलधर को नहीं कहते, कृष्ण के भाई को कहते हैं, बलदाऊ को कहते हैं, जिनका एक नाम बलराम भी है। और क्योंकि हल से कार्य करने का काम किसान करता है तो कृषक को भी हलधर कहते हैं। और हल किसान चलाता बैल की मदद से है, तो बैल को भी हम क्या कह देते हैं, हलधर कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण, ऑप्शन ए, विकल्प फर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि हॉल, हाउल है शुद्ध शब्द, हॉल नहीं है, क्योंकि हॉल तो आगत स्वर में जाता है। हाउल और हॉलें, या हम इसे कह सकते हैं हॉले। हॉले शब्द का शब्द युग्म का अर्थ बताना है। तो भाई हॉल तो होता है डर और हौले होता है धीरे। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस कहाँ हैं। तो हमारे आंसर है और विकल्प 4 में, क्योंकि विकल्प 4 बिल्कुल शुद्ध दे रहा है। हॉल का अर्थ होता है डर, हौले का अर्थ होता है धीरे। कहते हैं ना ये काम हौले हौले कर ले। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है विकल्प 4। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और अगला प्रश्न भी हमारा शब्द युग्म से ही संबंधित है। और शब्द युग्म क्या कह रहा है कि सूच्य और सूची शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो सूच होता है भाई सुई और सूची होता है तालिका। तो हमारा सही आंसर ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें विपरीत दे रहा है। सूच को दे रहा है तालिका और सूची को दे रहा है सुई। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, विकल्प डी हमारा उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और अगला प्रश्न आज का क्वेश्चन नंबर 26, 26 और 26 प्रश्न क्या कहता है कि अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। यानी कि आपके सामने 4 युग्म दिए गए हैं और वो युग्म विलोम शब्द के आधार पर हैं। आपको बस इतना बताना है कौन सा गलत है। विद और निषेध बिल्कुल शुद्ध है, कहते हैं ये कार्य निषेध और ये विद अनुकूल है। रत और दिन, भाई रत की जगह यदि रात होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन यही हमारा अशुद्ध है। सृजन और संहार भी है। सृजन का अर्थ होता है बनाना, क्रिएट करना, और संहार का अर्थ होता है हम कह सकते हैं एक तरीके से डिस्ट्रॉय करना। और वृद्धि तो आप ग्रोथ होती है, और ह्रास तो आप जानते हैं किसी भी चीज के दिन पर दिन घटाव होते रहना। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 27, 27 पर पहुंच जाते हैं। और 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि शुद्ध विलोम शब्द नहीं है, बात वही है दे और पेय। तो भाई दे होता है जो देने योग्य हो और पेय होता है जो पीने योग्य हो। तो देने और पीने में लेन देन का, यानी विलोम शब्द का कोई लेन देन नहीं है। तो आंसर तो हमें पहले पर ही मिल गया, लेकिन एक बार देख लें कि चारों ऑप्शन क्या कहते हैं। मोक्ष और बंधन बिल्कुल सही है विलोम की दृष्टि से। मोक्ष का मतलब हो जाता है फ्री और बंधन का मतलब है बंधना। पाश्चात्य और पौर्वत्य यानी पश्चिम का प्रभाव पाश्चात्य या पश्चिमी की बात अगर हम करें तो पाश्चात्य, और पूर्व क्षेत्रों की बात करें तो पौर्वार्ध। और जंगम और स्थावर बिल्कुल सही विलोम शब्द है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, 28 और 28 प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। रमा बिल्कुल है रमा। श्रीहरि, भाई श्रीहरि तो नहीं है। अगर श्री होता तो डेफिनेटली होता, लेकिन ऑप्शन में दे रहा है श्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्री हरे। विष्णु प्रिया, भाई लक्ष्मी जी तो विष्णु जी की पत्नी है, और पत्नी है तो प्रेम है। और कमला इसलिए क्योंकि वो कमल पर विराजमान है, इसलिए उन्हें कमला कहा जाता है, कमल वासिनी भी कहा जाता है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। और आज का अगला प्रश्न पर्यायवाचियों से संबंधित है। और पर्यायवाची कैसे है कि निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह नहीं है। कंचन हेम कनक, तो कंचन हेम कनक स्वर्ण सोना, ये सोने के पर्यायवाची होते हैं, बिल्कुल सही है। चाकर किंकर व्रत, ये दास या सेवक या सर्वेंट के पर्यायवाची होते हैं। यज्ञ मख अधवर, ये यज्ञ के पर्यायवाची होते हैं, इसे यज्ञ भी कहते हैं। और गरल कटक हलाहल, तो भाई गरल और हलाहल तो ठीक है पर कटक नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकल्प 4। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 30 पर पहुंच जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है
और वो हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से भिन्न है। तो भाई कौन अलग है देख लेते हैं। साधारण क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय, अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय। तो भाई देख लो चारों क्रिया विशेषण अव्यय के ही भेद है, बिल्कुल सही है ये बात। तो लेकिन फिर अलग क्यों हैं? तो अलग बच्चे इसलिए हैं क्योंकि साधारण, संयोजक और अनुबद्ध ये तीनों प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद हैं, लेकिन रीतिवाचक अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय है। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। और अर्थ के आधार पर चार भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, प्रमाणवाचक और रीतिवाचक। और कहीं कहीं हमें मिलता है कालवाचक, प्रमाणवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। और रूप के आधार पर तीन होते हैं, मूल, यौगिक और स्थायी या स्थानीय शब्द का प्रयोग होता है, स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से सर्वनाम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? लिंग का, वचन का, कारक का, किसी का भी नहीं। तो देखो मैं ले लेती हूं एक सर्वनाम शब्द। तो मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, मैं ही, चलो मैं छोड़ देते हैं, मैं ले लेती हूं वह। अब मैंने कहा वह जाता है, अगर मैंने प्रयोग किया पुल्लिंग में तो जाता हुआ। अगर मैं कहूं वह जाती है तो स्त्रीलिंग हो गया, बदला कौन? क्रिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सर्वनाम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। अब बाकी के दो ऑप्शन को एक बार और सोच लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि वचन का प्रभाव पड़ता है सर्वनाम पर कि नहीं पड़ता। तो भाई देखो जो वह है ना, वह तो एक वचन है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा बहुवचन तो हो गया वे, यानी वचन का प्रभाव पड़ता है। कारक में जैसे मैंने वह में लगाया उसका, उसकी, उसके, उन्होंने, उनके, उनके लिए, तो हो कारक का भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि सर्वनाम पर वचन, कारक और क्रिया, आप चाहें तो कोई नहीं के स्थान पर ऐड कर सकते हैं क्रिया, इन सब का प्रभाव पड़ता है, लेकिन किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है लिंग का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकल्प ए। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि निम्न में से शुद्ध युग्म नहीं है। देख लेते हैं भाई किस रूप में शुद्ध नहीं है। सुअर और सूकर। भाई सुअर है तद्भव शब्द, सूकर है तत्सम शब्द, हड्डी और हड्डी ये शुद्ध की बात हो रही है। तो अगले ऑप्शन को देख लेते हैं, हरड़ और हरी तकी। तो भाई ये भी क्या है? ये भी तत्सम और तद्भव हैं। और हल्का और लघुक भी क्या है? तत्सम तद्भव है। यानी कि प्रश्न हमसे तत्सम तद्भव के आधार पर अशुद्ध को पूछ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हड्ड और हड्डी, क्योंकि हड्डी इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है और इसका तत्सम होता है अस्थ। क्या होता है? अस्थ। अस्थ को ही क्या कहते हैं? हड्डी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना अस्थियां विसर्जित करने गए, तो किसको विसर्जित करने गए? हड्डियों को। हड्डियां बोलना थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि निम्न में से एक मिनट, हाँ मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करती हूँ। निम्न में से कुछ तो अंतर पूछ रहा था। हाँ पहुंच गए हम अपने प्रश्न पर। हमारा प्रश्न क्या कह रहा था कि निम्न में से विकारी शब्द नहीं है। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, भाव, वाच्य आदि किसी भी आधार पर बदल जाएं, उन्हें कहते हैं विकारी। तो भाई मैंने कहा संज्ञा, संज्ञा में कहा लड़का, तो लड़का का हो गया लड़की, लिंग के आधार पर बदल गया। मैंने कहा पुस्तक, तो वचन के आधार पर पुस्तक है, ये भी बदल गया। मैंने कहा सर्वनाम, तो मैंने कहा मैं, लेकिन कारक में कह दिया मेरा, परिवर्तित हो गया। क्रिया, स्त्रीलिंग में जाती, स्त्रीलिंग में जाना, पुल्लिंग में जाना या जाता। स्त्रीलिंग खाती, लेकिन पुल्लिंग खाता। स्त्रीलिंग पढ़ती और पुल्लिंग पढ़ता। क्रिया विशेषण, भाई हमारा आंसर तो है क्रिया विशेषण, पर ये है क्या क्रिया विशेषण? तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे मैंने कहा पंखा चलता है,
तो पंखा चल रहा है, क्रिया क्या है? चलना। लेकिन अगर मैंने कहा पंखा तेज चलता है तो ये हो गई तेज क्या है? वो चलने की विशेषता है, क्रिया की विशेषता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले होते हैं क्रिया विशेषण। अब मैंने पंखा एक वचन के साथ प्रयोग किया। मान लीजिए मैंने कहा, दूसरी क्रिया ले लेते हैं, और मैंने कहा वह तेज पड़ती है, बात तो वही रही, कर्ता बदल गया, क्रिया बदल गई, लेकिन तेज शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी ये क्या है? ये है हमारा अविकारी या अव्यय शब्द। तो हमारा आंसर भी क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो बच्चे, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा था महात्मा गांधी जी ने। और क्यों कहा? जब इन्होंने 1912 में लिखी भारत भारती, जिसमें भारत का भविष्य काल, भारत का वर्तमान काल और भारत का भूतकाल बताया गया, तो उससे प्रभावित होकर, इससे खुश होकर, प्रसन्न होकर के महात्मा गांधी ने कहा कि ये कौन है? ये देश के राष्ट्र कवि हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। और क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि पंत जी को, यानी सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, दोनों, या कोई नहीं? तो भाई देखो, दोनों कृतियों पर पुरस्कार तो मिला है, लेकिन कला और बूढ़ा पर मिला है साहित्य अकादमी, और चिदम्बरा पर मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है हमारा प्रशासनिक हिंदी से रिलेटेड है। और प्रशासनिक हिंदी में उसने क्या पूछा है कि अंकेक्षण आपत्ति, अंकेक्षण आपत्ति का हिंदी रूपांतरण है ऑब्जेक्शन सस्टेन। तो भाई ये तो हमने खूब सुना है टीवियों में, कहाँ? जब कोर्ट की कार्यवाही होती है तो ऑब्जेक्शन सस्टेन का मतलब अंकेक्षण आपत्ति तो नहीं होता, बल्कि ऑब्जेक्शन सस्टेन होता है कि आपत्ति को मान लिया गया है, और ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड होता है कि आपकी आपत्ति निरस्त कर दी गई है। और अगला हमारा ऑप्शन क्या है कि ऑडिट पैरा। तो भाई अंकेक्षण आपत्ति हमारी ऑडिट पैरा ही होती है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है विकल्प सी। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि आपत्तियां निरस्त हैं। तो चलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, आपत्तियां निरस्त हैं का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्शन ओवर रूल। तो ऑब्जेक्शन ओवर रूल हमारा आंसर हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे जो बाकी के ऑप्शन है फुट नोट्स, तो फुट नोट होते हैं हमारे, फुट नोट को प्रशासनिक शब्दावली में कहा जाता है पाद टिप्पणी, और नॉट टू बी यूज्ड को कहा जाता है कि नॉट टू बी यूज्ड, जैसे कि पता ही चल ही रहा है क्या होगा कि अब ये कार्य के योग्य नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 38 है अमाउंट आउटस्टैंडिंग का हिंदी रूपांतरण होगा। तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग का हिंदी रूपांतरण जमा राशि। तो भाई जमा राशि होती है अमाउंट डिपॉजिट, बकाया राशि, बिल्कुल बकाया राशि ही होती है हमारी अमाउंट आउटस्टैंडिंग। निकाली गई राशि को कहा जाता है अमाउंट विड्रॉल, और कुल राशि होती है हमारी टोटल अमाउंट या टोटल अमाउंट। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। और क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि निम्न में से कार्यालयी पत्र नहीं है अधिसूचना। तो भाई अधिसूचना तो बिल्कुल है, कार्यालयी पत्र। तो अधिसूचना होता क्या है? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अधिसूचना होता है हमारा नोटिफिकेशन। जैसे हम कहते हैं ना कि वीडियो का नोटिफिकेशन आ गया, या मान लीजिए हमने कहा क्या यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन, जिसका बड़ा शोर जोर है अभी, कि उसी को हम क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन। परिपत्र होता है हमारा कैरिकुलर। कैरिकुलर होता है जब शासन को एक ही आदेश
अनेकों मंत्रालयों को, अनेकों विभागों को, या हम कह सकते हैं भिन्न भिन्न विभागों को, भिन्न भिन्न मंत्रालयों को, भिन्न भिन्न अधिकारियों को, या भिन्न भिन्न मंत्रिपरिषद में भेजना होता है, तब हम कहते हैं, तब सरकार लिखती है परिपत्र, और ज्ञापन तो दिया जाता है, मेमोरेंडम होता है। अब पूछताछ पत्र जो होता है वो व्यावसायिक पत्रों के अंतर्गत आता है, क्योंकि पूछताछ पत्रों को हम कभी भी कार्यालय पत्र के अंतर्गत नहीं रखते, होता ही नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं, और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये कहता है कि व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आने वाला पत्र है साख पत्र, साख संबंधी पत्र, निमंत्रण पत्र, पावती या सभी। तो भाई देखो, पावती तो लिखते हैं सरकार के लिए। पावती क्या होती है, जब हमें पावती हम एक तरह से कह सकते हैं शिकायत पेटिका जो होती है, तो शिकायती पत्र लिखे जाते हैं, उसे हम प्रशासनिक शब्दावली में पावती कहते हैं। निमंत्रण पत्र होता है हमारा व्यक्तिगत पत्र, कि भाई हमें किसी को व्यक्तिगत तौर पर किसी को इनवाइट करना है। तो अब व्यावसायिक पत्र सभी तो नहीं होंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा साख संबंधी पत्र। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं, और अगला आज का क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 ये कहता है, या ये पूछ रहा है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत बोली हैं कितनी। अंतर्गत, आज के पेपर में थोड़ी सी राइटिंग मिस्टेक ज्यादा हो गई है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली, कितनी बोली है, 3। भाई 3 बिहारी में है, 3 अवधी में है। सॉरी, बिहारी में वैसे अब नहीं है वर्तमान में। क्यों नहीं है, क्योंकि 2003 में जब 92वां संविधान संशोधन हुआ, तो बिहारी की मैथिली बोली को कहाँ पहुंचा दिया, 8वीं अनुसूची की भाषा में पहुंचा दिया। इसलिए वहां अब वर्तमान में ऑफिशियल तौर पर 2 ही है, तो अवधि में 3 है। 4 हमें राजस्थानी में मिल जाती हैं। कौन कौन सी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। अवधि की भी हम पूर्वी हिंदी की भी जान लेते हैं कौन कौन सी हैं, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 5 बिल्कुल। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। ब्रजभाषा जिसे अंतर्वेदी कहा जाता है, कौरवी जिसे खड़ी बोली कहा जाता है, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली। और अब डिमांड चल रही है कि उसमें पश्चिमी हिंदी को और दक्षिणी हिंदी को और जोड़ लिया जाए। तो यदि जुड़ गई तो फिर कितनी हो जाएंगी, फिर हो जाएंगी 6, लेकिन अब ये 5 हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 है। और क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि मानक भाषा का मुख्य केंद्र है। तो पहले समझ लेते हैं कि मानक भाषा क्या होती है। मानक भाषा आदर्श भाषा, परनिष्ठित भाषा, या कभी कभी इसे कह दिया जाता है टकसाली भाषा, वो भाषा होती है जो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध भाषा होती है। और भारत में मानक भाषा के रूप में चुना गया है खड़ी बोली को। तो खड़ी बोली जहां मुख्य रूप से बोली जाती है वही मानक भाषा का मुख्य केंद्र है। तो खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, लखनऊ में? अरे भाई बिल्कुल नहीं, लखनऊ में तो नहीं बोली जाती, मेरठ में बिल्कुल, क्योंकि खड़ी बोली का ही एक नाम क्या है, कौरवी। कौरवी कहाँ बोली जाती थी, कौरव बोलते थे, यानी हस्तिनापुर में या इंद्रप्रस्थ में। कौरव कहाँ है, हस्तिनापुर कहाँ है, मेरठ में। इंद्रप्रस्थ कौन है, मतलब इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम है, तो दिल्ली का। तो मानक भाषा का मुख्य केंद्र क्या हो जाएगा, मेरठ। कानपुर और बनारस के अंतर्गत मानक भाषा नहीं आती, यानी कि खड़ी बोली नहीं बोली जाती। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि निम्न में से अयोगवाह वर्ण हैं अ और आ। भाई अ और आ स्वर हैं, अयोगवाह बिल्कुल नहीं है। आ ह्रस्व स्वर है, आ दीर्घ स्वर है। क और ख, ये क ख नहीं है, ये क और ख घर्षण के साथ इनकी ध्वनि उच्चारित होती है। इन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है, जो कि हमने उर्दू भाषा से यानी अरबी फारसी परंपरा से लिए हैं। और जो ये अ है, जो आ और ओ के मध्य की ध्वनि है, ये आगत है, ये हमने अंग्रेजी से लिया है। और छोटी अंग और बड़ी अंग ही क्या कहलाते हैं, अयोगवाह वर्ण होते हैं। अयोगवाह वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो योग यानी जो जुड़े नहीं है, अयोग योग जुड़ गए, अयोग जो ना जुड़े, यानी वे वर्ण जो वर्णमाला में हिस्सा नहीं है, वर्ण का हिस्सा नहीं है, वर्ण न होते हुए भी वर्णमाला में जो प्रयुक्त हो रहे हैं वही क्या है, बहन हो रहे हैं, वही है अयोगवाह वर्ण। क्योंकि वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2, स्वर और व्यंजन। अब जो अयोगवाह है वो ना तो स्वर है ना व्यंजन है,
बल्कि स्वर और व्यंजन को बीच में जोड़ते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी। और कैसे जोड़ते हैं? कि लेखन की दृष्टि से स्वर और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है विकल्प 4। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है कि आगत स्वर का प्रयोग किन शब्दों में किया जाता है? तो भाई ये जो आगत स्वर है ना, आ और ओ का, ये हमने अंग्रेजी भाषा से लिया, और ये अंग्रेजी शब्दों में ही प्रयोग होता है। किन में होता है? अंग्रेजी में। जैसे हम कहाँ लगाते हैं? हम लिख रहे होते हैं हॉल, हम लिख रहे होते हैं डॉक्टर। हॉल, कॉल, डॉक्टर, कॉफी, टॉफी, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, यानी जितने भी अंग्रेजी शब्द होते हैं, जिन जिन अंग्रेजी शब्दों में इसकी आवश्यकता होती है, तो किन में लगता है? अंग्रेजी शब्दों में लगाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, 45। और क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है? संस्कृत का। तो भाई देखो, हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है, लेकिन हिंदी शब्द हमारा किसका है? संस्कृत का बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हिंदी शब्द है ना, वो फारसी भाषा से लिया गया है। तुर्की से तो हमने उर्दू को लिया है, और पुर्तगाली भाषा से हमने बहुत सारे शब्द लिए हैं, लेकिन हिंदी शब्द जो पर्टिकुलर है वो किससे लिया है? हमने फारसी भाषा से लिया है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है हमारा समास, और समास में क्या पूछ रहा है? समास में पूछ रहा है कि भातृ स्नेह का समास विग्रह होगा। भातृ से स्नेह, भातृ के लिए स्नेह, भातृ का स्नेह। तो भाई भातृ का स्नेह, भाई का प्रेम, भाई का प्रेम ही क्या है? भातृ स्नेह होता है। तो हमारा समास विग्रह हो जाएगा भ्रातृ का स्नेह, और इसमें समास होगा तत्पुरुष समास। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं, और आज का 47वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मोदक प्रिय में समास है। मोदक है लड्डू, और लड्डू किसको प्रिय हैं? गजानन जी को, लंबोदर जी को। तो लंबोदर और गजानन कौन है भाई? गणेश जी। तो गणेश जी, यानी मोदक का महत्व रहा ना, प्रिय का महत्व रहा। महत्व तो किसी तीसरे का हो गया, गणपति बप्पा का हो गया। तो हमारा समास कौन सा हो जाएगा? हमारा समास हो जाएगा बहुब्री समास। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। दूध मुहा। भाई दूध मुहा, जिसके मुंह में दूध है तो मैं पर ना जाइए, क्योंकि मैं जाती तो अधिकरण हो जाएगा। लेकिन किसके मुंह में दूध होता है? नवजात बच्चे के में। धीरे धीरे तो योजक चिन्ह पर भी मत जाना कि जहां जहां योजक चिन्ह होगा वहां वहां द्वंद्व समास होगा, क्योंकि जहां पुनरुक्त शब्द आते हैं, शब्दों की आवृत्ति होती है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। देवासुर या कोई नहीं, हमारा आंसर होगा देवासुर, क्योंकि देव और असुर की संधि कर दी तो बन गया देवासुर। यानी कि एक चीज बहुत विशेष ध्यान रखनी है कि योजक चिन्ह से किसी भी समास का निर्धारण नहीं होता। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां योजक चिन्ह है लेकिन द्वंद्व समास नहीं है, और ऐसे कईयों एग्जाम्पल्स हैं जहां योजक चिन्ह नहीं है फिर भी द्वंद्व समास है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा सेकंड लास्ट इस सीरीज का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, 49। और क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि कौन शुद्ध रूप से अव्यय नहीं माने जाते? अभिकारी। तो भाई जो अव्यय है वही अभिकारी है, तो शुद्ध और अशुद्ध की बात ही नहीं है। विकारी शब्दों का अभिकारी शब्दों से या अव्यय से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि दोनों अपोजिट वर्ड हैं, विलोम शब्द हैं। निपात या फिर वाच्य। तो भाई वाच्य एक अलग विषय रहा, लेकिन जो निपात हैं वो अव्यय का ही एक भेद, एक अन्य भेद माने जाते हैं, लेकिन मुख्य भेद नहीं माने जाते, शुद्ध रूप से अव्यय नहीं माने जाते। हालांकि डॉक्टर हरदेव बहारी की पुस्तक में हमें ये अव्यय के 5 भेद मिलते हैं, इसमें 5वां निपात भी मिलता है, लेकिन अधिकांश भाषा विज्ञानियों ने निपात को शुद्ध अव्यय नहीं माना है। तो चलिए आज के आखिरी प्रश्न पर, और आज का आखिरी प्रश्न है कि बाला का बहुवचन होगा। तो बाला कौन है? बाला होती है बालिका, लड़की। तो बाला का बहुवचन बाला नहीं होगा, क्योंकि लड़की है, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में जो आकारांत शब्द होते हैं, आकारांत शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं?
बाद में ए लगा के चंद्रबिंदु लगा देते हैं तो बालाओं भी नहीं होगा, बालाएं होगा, और सभी तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकल्प तीसरा। तो चलिए आज की सीरीज में इतना ही। धन्यवाद।